प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो कल हमने जो हमारा चौथा लेसन था वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन, उस पाठ के काफ़ी जो प्रश्न है अभ्यास के या लिखित जो प्रश्न थे वो कर लिए थे। लेकिन आज कुछ और प्रश्नों की हम जो दैनिक समीक्षा है वो करते हैं। तो देखिए आप। तो अभ्यास प्रश्न 1.1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी इन प्रश्नों में आपको विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक विकल्प जो सही है वो छांटकर उत्तर लिखना है। लेकिन यहाँ विकल्प नहीं दिए गए हैं, तो फिर भी आप प्रश्न देखिए। अड़े प्रश्न, एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो उसके वर्ण में परिवर्तन क्यों हो जाता है? क्या कारण है? इसके लिए क्या कारण दिए गए हैं, वैज्ञानिक कारण क्या दिए गए हैं? तो क्या उत्तर होगा इसका? क्योंकि तरल या ठोस रवेदार पदार्थों के अणुओं से टकराव के कारण जो ऊर्जा का अंश है उसको खो देना या पा लेना होता है। ठीक है, इसलिए उसके वर्ण में, या वर्ण आपको बताया था, वर्ण का अर्थ होता है उसके रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन होने के बाद कुछ अंश वो ऊर्जा का खो देते हैं, कुछ प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखिए प्रश्न 1.2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों, न्यूटन ने किस जिज्ञासा के साथ कौन सा सिद्धांत खोजा था? अब न्यूटन के मन में कौन सी ऐसी किसी वस्तु को जो जानने की इच्छा थी भी, कोई वस्तु क्या है भी, किस तरह ऊपर से जब नीचे गिरती है, ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, क्या कारण है? तो जब उन्होंने सेब के पेड़ से जो सेब है वो नीचे गिरता हुआ देखा था, तो उसके आधार पर उन्होंने खोज की थी। तो न्यूटन के मन में क्या जिज्ञासा थी? यह जिज्ञासा थी कि कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर क्यों आती है, और इसी आधार पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की जो खोज है वो की थी। प्रश्न नंबर 6 है, रामन कोलकाता में प्रयोग करने कहां जाते थे? आरंभ में जब वो प्रयोग करने जाते थे जहां पर वैज्ञानिक उपकरणों का अभाव था, वो कौन सी संस्था थी? तो कौन सी संस्था थी? रामन कलकत्ता में प्रयोग करने के लिए इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था में वो जाते थे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11, रामन ने पानी के रंग बदलने का कौन सा कारण खोजा? ये रंग क्यों बदलता है, किस कारण से बदलता है, ये कारण उन्होंने खोजा था। तब उन्होंने क्या बताया था भी, किस तरह जब एक वर्णीय प्रकाश, सूरज से जो प्रकाश निकलता है, एक वर्णीय प्रकाश की किरण क्या है, जब किसी ठोस रवेदार या तरल पदार्थ से गुजरती है तो उसके उस पदार्थ के जो अणुओं से टकराव के कारण भी वो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं और कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और इसी कारण जो पानी की जो तरंग का जो रंग, तरंग के रंग में जो क्या है या उसके वर्ण में जो परिवर्तन हो जाता है, तो ये कारण उन्होंने खोजा था। इस आधार पर उन्होंने रामन प्रभाव की खोज की थी। आगे देखिए, आगे है, रामन का व्यक्तित्व कैसा था? अब रामन के व्यक्तित्व के बारे में हमने कल भी पढ़ा है, किस तरह का उनका व्यक्तित्व था। तो रामन एक भारतीय संस्कृति को अनुकरण करने वाले व्यक्ति थे। सादा जीवन, उच्च विचार को वो प्राथमिकता देते थे। उन्होंने भारतीय पहनावे को कभी नहीं छोड़ा, और वैज्ञानिक चेतना की जो दृष्टि, या वो वैज्ञानिक चेतना की एक तरह से एक वो अनुकृति थे वैज्ञानिक चेतना की। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 18, वैज्ञानिक चेतना के विकास अथवा प्रसार में विभिन्न वैज्ञानिकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
वैज्ञानिक चेतना का जो विकास हुआ है उनमें हमें विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं उनकी भूमिकाएं स्पष्ट करनी। तो अनेक वैज्ञानिकों ने विषम परिस्थितियों में यानी बहुत ही जटिल परिस्थितियों में या संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में का सामना करते हुए अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी आविष्कार हैं या खोजें हैं उनकी खोज कहाँ, उन्नत जो प्रयोगशालाएं हैं उनकी स्थापना करके आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने शोध का मार्ग जो है वो और अधिक सरल किया, ताकि वैज्ञानिक चेतना का विकास हो सके, लोगों की वैज्ञानिक क्षेत्र में जो रुचि है वो और अधिक प्रगाढ़ हो सके और वैज्ञानिक चेतना के विकास तथा प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जो अनेक वैज्ञानिकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वैज्ञानिक चेतना के विकास में निभाई। आगे देखिए, रामन को रामन प्रभाव की खोज की प्रेरणा कैसे मिली थी? रामन ने जब इस रामन प्रभाव की खोज की थी उसकी प्रेरणा उन्हें कहां से मिली थी? तो आरंभ से ही उनके जीवन में इस तरह की उन्होंने एक तरह से जिज्ञासु प्रवृत्ति के वो वैज्ञानिक थे या जिज्ञासु प्रवृत्ति के एक विद्यार्थी थे। तो रामन को रामन प्रभाव की खोज की प्रेरणा समुद्र की नीली आभा से मिली। कब? जब वो एक बार 1921 में समुद्र की यात्रा कर रहे थे और जहाज की डेक पर खड़े थे और जब उन्होंने देखा कि जो पानी का रंग है वो नीला है, इसी जिज्ञासा ने उनके अंदर जो एक तरह से वैज्ञानिक जो तथ्य है वो उद्दीप्त हुए। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा भी किस तरह आखिर क्या है ऐसा भी समुद्र का जो रंग है वो नीला ही होता है, कुछ और क्यों नहीं। और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही उन्होंने रामन प्रभाव की खोज की थी। आगे देखिए, रामन पर अपने पिता के संस्कारों का क्या प्रभाव था? अब हमने पहला प्रश्न भी पढ़ा था कि किस तरह उनका जीवन सादा जीवन था, किसी तरह का कोई वो बनावटी दिखावा नहीं करते थे। ठीक है, आरंभ से ही इस तरह के संस्कार उन्हें अपने परिवार से उन्हें प्राप्त हुए थे। तो उन्हीं संस्कारों का प्रभाव था कि वो विदेशों में भी जाकर उन्होंने भारतीय संस्कृति का अनुकरण किया। तो ये प्रभाव थे। रामन के पिता एक अध्यापक थे, गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। और अब उनके पिता भौतिकी और गणित के शिक्षक थे तो ये लाजमी है भी जो उनके पुत्र पर भी उनका जो एक तरह से शिक्षण का प्रभाव है वो पड़ा। गहरी रुचि उन्होंने आरंभ से ही इन विषयों में दिखाई। फिर उन्होंने रामन प्रभाव की खोज की और वाद्य यंत्रों से संबंधित खोजों में भी रामन ने पिता के द्वारा पढ़ाए गए इन दोनों खोजों में उन्होंने अपने पिता के द्वारा पढ़ाए गए जो विषयों का ज्ञान है उसका इन खोजों में उन्होंने उपयोग किया था। इसलिए हम इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि उनके जो सफलता थी उनके वैज्ञानिक जीवन में उनके पिता के संस्कारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। आगे देखिए, आगे है प्रश्न नंबर 11। लेखक ने रामन को भावुक प्रकृति प्रेमी क्यों कहा है? अब उनके मन में दो जिज्ञासाएं थी। आरंभ से ही वो प्रकृति प्रेमी थे, विज्ञान के प्रति उनकी रुचि थी, लेकिन लेखक ने रामन को एक भावुक प्रकृति प्रेमी क्यों कहा है? अब जो रामन है वो आरंभ से ही जो प्रकृति की जो चीजें हैं उनमें से कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तथ्य खोजते रहते थे और इसी कारण जब वो एक बार समुद्री जहाज की यात्रा कर रहे थे, जहाज के किनारे पर वो खड़े थे और समुद्र को एक तरह से जिज्ञासु प्रवृत्ति के भाव से उसको देख रहे थे, तो जब उन्होंने काफी समय तक उन लहरों को देखा, उस पानी को देखा, तो उनके अंदर जो जिज्ञासा प्रवृत्ति का भाव है, वैज्ञानिक चेतना का जो भाव है वो उद्दीप्त हुआ। ठीक है, अब उनकी प्रकृति जो प्रेम है वो इस तरह देखा जा सकता है कि किस तरह वो काफी लंबे समय तक उस समुद्र को देखते रहे
वहां की जो समुद्री तरंगे हैं उनके सौंदर्य में या उसकी नीलिमा में वो खोए रहे। तो ये चीजें हमें बताती हैं भी जो रामन है वो एक भावुक प्रकृति प्रेमी थी। अगला प्रश्न है, समुद्र के संबंध में उनके नीले रंग के अलावा रामन को और किस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए था। अब एक तो उन्होंने ये तथ्य तो निकाल दिया वैज्ञानिक भी समुद्र का जो रंग है वो नीला क्यों होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त रामन को कौन सा और जो कुछ ऐसे और प्रश्न थे जिनके उत्तर ढूंढने चाहिए थे। तो समुद्र के संबंध में उसके नीले रंग के अलावा रामन को उनका जो विस्तार है, समुद्र का जो विस्तार होता है, उसकी जो समुद्र की जो गहराई होती है, समुद्री जंग जो जल होता है उसके खारेपन, ये खारापन क्यों होता है, और समुद्र में जो ये लहरें उठती हैं वो कभी तो विकराल रूप धारण करती है, कभी शांत हो जाती हैं, ठीक है, इनसे संबंधित, तथा समुद्र तट जो होते हैं वो हमेशा ही रेतीले क्यों होते हैं। अगर वो प्रयास करते तो इन प्रश्नों के उत्तर भी वो ढूंढ सकते थे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, गणित और भौतिकी की बजाय यदि रामन की रुचि जीव विज्ञान में होती तो वे क्या कर सकते थे। बायोलॉजी जिसे आप बोलते हैं। तो अगर रामन की जो रुचि थी, स्वाभाविक रुचि उनकी वैसे तो जो भौतिकी थी उसमें थी या गणित में थी, लेकिन अगर जीव विज्ञान में होती तो वो क्या है, जो हमारी सृष्टि है, हमारी जो प्रकृति है उसमें विद्यमान वो जीव की क्रियाएं हैं, उन जीवों के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार है, उनकी जीवन जो अवधि है वो किस तरह निर्धारित होती है, और जीवन अवधि को रोगग्रस्त होने के कारणों कि क्या कारण होते हैं और किस प्रकार इन रोगों को दूर किया जा सकता है। तो इनसे संबंधित जो खोजें हैं या जो अनुसंधान हैं वो रामन कर सकते थे। आगे देखिए, आगे है प्रश्न 6, रामन की भांति आप भारतीय पहचान को किस प्रकार अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। अब हम किस तरह जो रामन थे, वैज्ञानिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन थे, उनकी तरह हम हमारी जो संस्कृति है उसकी जो पहचान है उसको अक्षुण्ण, अखंडित, यानी किसी तरह का आंच उस पर न आने दें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत कुछ कर सकते हैं भी। हमारी जो संस्कृति है वो विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति मानी गई है, बहुत सुंदर संस्कृति है, विश्व के जो लोग हैं वो भी हमारी संस्कृति का अनुकरण करते हैं। तो हमें क्या है, हमें हमारा जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमारी जो संस्कृति के जो नियम हैं या जो मान्यताएं हैं सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें हमारी संस्कृति को झुकने नहीं देना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए जिस तरह वेंकटरमन रहे थे, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस आधार पर हम हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको हम क्या है, खंडित होने से बचा सकते हैं, ठीक है, अक्षुण्ण उसे रख सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। रामन प्रभाव की खोज से रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके। जब रामन ने खोज कर दी कि किस तरह समुद्र के नीले जल से संबंधित पानी की उन्होंने खोज कर दी क्यों होता है, तो इसके कारण और क्या क्या संभव हो सका। तो हमने पढ़ा था अभी किस तरह एक पद्धति पहले अपनाई जाती थी वो बहुत मुश्किल थी, और बाद में एक नई पद्धति अपनाएगी रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे कहा गया। उससे क्या है, जो अनुसंधान क्या है उस पद्धति से बहुत आसान हो गया, जो मिलान था बनावटी चीजों का, पदार्थों का, वो बहुत आसान हो गया। तो रामन प्रभाव की खोज से क्या है, जो अणु और परमाणुओं का जो अध्ययन का जो कार्य है वो बहुत ही सहज हो गया, यानी बहुत ही आसान हो गया। पहले तो यह काम
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाता था। ये एक पद्धति थी। लेकिन बाद में जैसे ही रामन ने ये खोज की तो उसके बाद रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा इस का प्रयोग किया जाने लगा और इस खोज के साथ ही कई पदार्थों का, बनावटी पदार्थों का या जो मेल है या संश्लेषण है वो संभव हो गया। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। अब उनके व्यक्तित्व से हमें कौन सा संदेश प्राप्त हुआ? उनकी वैज्ञानिक खोजों से, उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति से, उनकी प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति प्रेम था उसके आधार पर हमें कौन सा संदेश प्राप्त हुआ वो हमें लिखना है। तो वेंकटरामन जो थे उन्होंने आरंभ से ही एक संदेश दिया था अपने छात्रों को या आने वाले जो भी वैज्ञानिक थे या जो अपनी उन्होंने संस्था का, जिस संस्था में वो रहे वहां पर उन्होंने ये संदेश दिया भी हमें जो प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं तरह तरह की, जलवायु परिवर्तन है, किसी और तरह की जो घटनाएं होती रहती हैं, इन घटनाओं की छानबीन क्या है भी हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करनी चाहिए। न्यूटन ने भी ऐसा ही किया था, जब जाकर भी जो दुनिया को गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है उसके बारे में पता चला था, और रामन ने भी ऐसा किया था, तब जाकर दुनिया को पता चला भी समुद्र का जो रंग है वो नीला क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं। यदि हम हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं प्रकृति से संबंधित, यदि हम उस पर उनमें से कुछ वैज्ञानिक तथ्य खोजने का प्रयास करेंगे तो हम क्या है प्रकृति को बेहद नजदीक से, बहुत निकट से और अधिक जान पाए। ठीक है, तो ये हमें संदेश प्राप्त होता रहता है भी हमारे अंतर्मन में एक तरह से जिज्ञासु प्रवृत्ति का जो भाव है वो हमेशा रहना चाहिए। वैज्ञानिक तथ्यों को जो खोज का प्रयास हमेशा हमें करना चाहिए, ये संदेश उन्होंने। आगे है, निम्नलिखित का आपको आशय स्पष्ट करना है। उनके लिए सरस्वती की साधना शारीरिक सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। अब सरस्वती की साधना क्यों कहा गया है, उन्होंने क्यों कहा भी जो सुख सुविधाएं कहां से मिल रही थी उन्हें जब वो सरकारी पद पर वित्त विभाग में थे, लेकिन जो सरस्वती की साधना कब उन्होंने आरंभ की, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रोफेसर का जो पद है वो उस पर वो नियुक्त हुए। पहले तो रामन जो है वो एक ऐसी नौकरी में थे जहां पर बहुत मोटी तनख्वाह उन्हें मिलती थी, बहुत सुविधाएं मिलती थी, लेकिन कुछ समय बाद एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने थोड़ा प्रेरित किया रामन को, और रामन ने क्या है उस सुख सुविधाओं वाली नौकरी को छोड़ने का निर्णय लिया जहां उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। और नई नौकरी में जब उन्हें प्राप्त हुई तो वहां भी रहकर उन्होंने अपने वैज्ञानिक जो कार्य थे, वैज्ञानिक अनुसंधान थे, उसको वो कार्य बेहतर ढंग से कर सकते थे हालांकि भी, परंतु बाद में जब वो प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए तब भी वो क्या है अपनी जो वैज्ञानिक शोध का और बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकते थे। लेकिन यह दिखाता है कि उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी, लेकिन उन्होंने उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया उस नौकरी को। उनके लिए जो एक तरह से जो एक शिक्षा है वो उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी, इसलिए कहा गया है भी उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से बहुत अधिक महत्वपूर्ण। अब ये बात उन्होंने कही थी भी हमारे पास न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में, तो बहुत से ऐसी खोजें हैं जिन अगर हमारे अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति का भाव होगा, अगर हम उसमें से कुछ ना कुछ खोजने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें क्या है कुछ वैज्ञानिक तथ्य है वो हमें मिलेंगे। तो ये बात उन्होंने कही थी कि हमारे पास न जाने ऐसी कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं, कितनी ही चीजों का ऐसा फैलाव है जो बस एक पात्र की तलाश में, उनमें से जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनको खोज सके। क्या उत्तर होगा इसका भी हमारे पास अनेक ऐसी चीजें हैं या ऐसी एक अनेक घटनाएं हमारे पास घटती रहती हैं जिन्हें हम एक हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा भी मानते हैं।
लेकिन उन चीजों में से जो खोज है वो कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसके अंदर उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत अधिक सुदृढ़ हो, मजबूत हो, सशक्त हो। ठीक है, वही व्यक्ति इन चीजों में से जो वैज्ञानिक रहस्य है वो खोज सकता है। फिर हम जैसे नींद से जगते हैं तो उस नई खोज से विस्मित हो जाते हैं। किसी की जिज्ञासा उस सही पात्र की तरह है जिसमें किसी वैज्ञानिक खोज को मूर्त रूप यानी वास्तविक जो रूप है वो उसे प्राप्त होता है। तो उन्होंने ये कोशिश ये बताने का प्रयास किया था भी किस तरह भी अगर हम हमारे भावों को उद्दीप्त कर जिज्ञासी प्रवृत्ति का भाव हमारे अंतर्मन में लाकर अगर वैज्ञानिक तथ्य खोजने का प्रयास करें, हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं तो क्या है, हम बहुत बड़ी खोज कर सकते हैं, बहुत बड़े अनुसंधान कर सकते हैं। ठीक है, उसे एक मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं। आगे देखिए, अब ये प्रश्न हमने वैसे हठ योग के बारे में कल पढ़ा था। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। अब हठ योग कौन करते हैं? जो सन्यासी होते हैं, जो साधु होते हैं, वो हठ योग करते हैं। वो अपने शरीर को विपरीत परिस्थितियों में अनेक कष्टों का सामना करते हुए जो ज्ञान है उसको प्राप्त करते हैं। वो एक हठ योग का उदाहरण है। और रामन भी एक तरह से उनका भी एक हठ योग ही था। यानी हठ योग का आशय यहाँ जो बहुत अधिक परिश्रम करने वाले हैं उनके लिए प्रयोग किया गया। लेखक ने जो अथक परिश्रम करते हैं, बिना थके जो परिश्रम करते हैं, उसके लिए उन्होंने आधुनिक हठ योग का प्रयोग किया। किस तरह फिर रामन के संदर्भ में उन्होंने बताया है कि रामन उस समय एक सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, लेकिन वहां पर वो अपने उस नौकरी का जो समय है वो पूरा करने के बाद वो घर जाने की बजाय सीधा बहू बाजार पहुंचते थे। वहां पर जो प्रयोगशाला थी वहां पर वो पहुंचते थे। वहां पर अनेक काफी मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे। ठीक है, बीस एक तरह से बहुत अधिक उन्होंने संघर्ष किया था। इतना लंबा समय एक तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पर हमें थका भी देता है, इतना वो कार्य करते थे। तो इसलिए उन्होंने लेखक ने उनकी इस कार्यशैली को, ऐसे काम को उन्होंने हठ योग की संज्ञा दी। तो दैनिक समीक्षा में इतने ही प्रश्न थे। अब देखिए, हमने जो हमारी पिछली कक्षाएं थी, पिछले जो लेक्चर थे, उसमें हमने पाठ को पढ़ा। विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न थे उनके उत्तर हमने लिखे। इस प्रक्रिया में जब हमने उत्तर लिखे या जो पाठ को पढ़ा, तो इस प्रक्रिया में हमें अनेक प्रकार के शब्द मिले। आज हम शब्दों के जो विभिन्न रूप हैं और व्याकरण के नियमों के अनुसार जो उनकी पहचान है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं शब्द के बारे में। तो पहले देखिए, शब्द भेद का जो आरेख है या जो उससे संबंधित जो चित्र हैं, किस तरह शब्द के जो भेद होते हैं उससे संबंधित आप देखिए शब्द भेद का आरेख। शब्द भेद, शब्द भेद के चार आधार हैं। ये एक बार जब हम व्याकरण का टॉपिक कर रहे थे, श्रुति विनार्थक विलोम शब्द, उसमें भी आपको बताया। तो उसके चार आधार हैं जिसके आधार पर शब्द को बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार। ये चार आधार हैं शब्द भेद के। ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है, शब्द के भेद हैं वो देखने हैं। आगे देखिए, शब्द भेद उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत।
आगत यानी जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, और संकर शब्द यानी जो दो भाषाओं के मेल से बने। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। इन भेदों के बारे में हमने जो पिछली कक्षाएं हैं उनमें भी पढ़ा है। आगे देखिए, रचना के आधार पर भेद शब्द की। पहला भेद है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। बाद में है प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 वर्ग हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो विकारी, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सॉरी बेटा, अब आप मुझे कुछ प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आप मुझे दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको सोचकर लिखने हैं। आपने वीडियो देखा है तो प्रश्न नंबर 1 है, जो शब्दों को किन आधारों पर विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, स्तोत्र या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के नाम बताइए। उत्पत्ति के आधार पर आपको पता ही है, तत्सम, तद्भव जो है वो उत्पत्ति के आधार पर। और प्रश्न नंबर 4 है, व्याकरणिक प्रयोग का क्या तात्पर्य है। तो ये आपको मैं बता देता हूं, व्याकरणिक प्रयोग क्या होता है। व्याकरणिक प्रयोग का जो अर्थ है या तात्पर्य है वो ये है, जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग होकर या प्रयुक्त होकर व्याकरण के नियमों पर आधारित होकर जब वो अर्थ प्रकट करते हैं, जब शब्द क्या है वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरण के नियमों में बन जाते हैं, तब वे शब्द नहीं
पद कहे जाते हैं। तो ये एक व्याकरणिक प्रयोग था। ठीक है, अब देखिए आप एक वीडियो है, वो आप ध्यान से समझिए, उसके बाद आगे देखते हैं। आज हम शब्द और पद के बारे में वर्णों के समूह दिए गए, समूहों का अपना एक स्वतंत्र इस तरह के समूह को शब्द कहते हैं। पुस्तक यहाँ पर वर्णों के समूह दिए गए, हर समूह का अपना एक स्वतंत्र अर्थ है। वर्णों के इस तरह के सार्थक समूह शब्द, एक समूह जो तक बातें प्रयुक्त कहे जाते हैं, पर कहा जाता है। एक दृष्टि किसी भी प्राणी स्थान आदि संज्ञा है, जैसे दिल्ली, बुढ़ापा आदि। संज्ञा के प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, यह, वह आदि। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता है उन्हें शब्द, जैसे सुंदर, ऊंचा, दो किनार, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य में अथवा क्रिया का बोध हो से क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, लिखना आदि। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे अचानक, तेजी से, मदद से। दो शब्दों क्यों के कहते हैं, जैसे क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द बोधक कहलाते हैं, जैसे के समान
शब्द घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करते हैं। विस्मय आदि कहलाते हैं। वाह, शाबाश आदि। अब एक उदाहरण द्वारा यह देखें कि शब्द पद कैसे वो रोगी को गंभीर चोट लगी कि वह घर के बाहर तेजी से दौड़ रहा था। यहाँ ये सभी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुए। ये शब्द न होकर तो बच्चों, जब शब्द वाक्य में होकर व्याकरण के नियमों में बच जाते हैं, उन्हें आपने जाना कैसे शब्द वाक्य में आने पर पद बन जाता है। शुभकामनाएं। तो यस बेटा, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने शब्द पद के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जो शब्द और पद में, प्रश्न नंबर 1 है, शब्द और पद में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 2 है, पद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रश्न है, ठीक है। तो आज हमने शब्द और पद के बारे में जाना। आइए अब हम शब्द और के बारे में, कुछ शब्द और पद के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो शब्द महत्वपूर्ण होता है जब हम पद में शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो शब्द हैं वो क्या होता है। तो शब्द क्या है? शब्द एक भाषा की बहुत ही लघुतम इकाई कह सकते हैं जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। तो उसे हम जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कमल है, पुस्तक है, दिल्ली है, ये सभी हैं शब्द हैं। फिर है पद का निर्माण कैसे होता है? अब शब्द तो हमने बता दिया, लेकिन पद का निर्माण कैसे होता है? तो वही शब्द क्या है जो स्वतंत्र अर्थ प्रदान करता है, वही शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बनकर वाक्य में प्रयोग होता है तो पद का निर्माण होता है, ठीक है। फिर है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पद के विभिन्न भेद कौन कौन से हैं? तो पद के 8 भेद हैं। आपने पिछली पूर्व की जो कक्षाएं हैं उन्हें भी पढ़ा होगा। 8 भेद गए हैं पद के। संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, क्रिया पद है, विशेषण पद है, क्रिया विशेषण पद है, संबंधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक। अब जैसे आप एक उदाहरण देखिए, जैसे छोटी बच्ची धीरे खा रही है। अब वैसे ये एक पद है, तो इस पद में हमें अलग अलग परिचय देना है। जैसे छोटी है, वो क्या है? छोटी किसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है? छोटी विशेषण पद है, विशेषता बता रहा है।
विशेषता बताई जा रही है जिसकी, ठीक है। बच्ची, बच्ची क्या होती है? बच्ची एक संज्ञा। धीरे उसकी क्रिया की जो विशेषता है उसको बता रही है, तो वो क्या है? क्रिया विशेषण पद है। खा रही है यानी ये कोई क्रिया हो रही है। तो इस तरह क्या है भी, कोई अगर हम कोई वाक्य या जब शब्द का प्रयोग जब किसी वाक्य में करते हैं और उसका जब अलग अलग परिचय देते हैं तो उसे पद कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव ए नाइस डे।